हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अब 11th क्लास के लिए 11 कंपलसरी 11th क्लास के लिए आपको कुछ टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यानी आदमी जो क्लास है 11th कंपलसरी इंग्लिश की वो स्टार्ट होने जा रही है आपके लिए। आप इसको इस तरीके से डील करेंगे, ऐसे समझेंगे। मैं आज आपको कुछ बेसिक जानकारियां दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम, मेरा नाम महेश शर्मा है और चूंकि आप मुझसे कभी मिले नहीं हो या पढ़े नहीं हो, तो आप न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अब इस समय जुड़ रहे हैं इस ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो भी स्टडी किया है, वो आपका 10th क्लास तक का एक लेवल रहा है। लेकिन अब आपको जो स्टडी करना है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में करना है, यानी कि विस्तृत पैमाने पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि 10th क्लास तक की जो स्टडी आपने की है वो केवल एक स्टडी ऐसी रही है कि आपने पढ़ा है और उसको तुरंत अपनी परीक्षा में कर दिया है। लेकिन इसके बाद 11th 12th में आप जब पढ़ाई करेंगे, फिर जब कॉलेज में जाएंगे, तो उसकी पढ़ाई में आपको जो इंग्लिश का जो चैप्टर रहते हैं, इंग्लिश का जो सिलेबस रहता है, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे 11th 12th की एग्जाम हो, चाहे कॉलेज की एग्जाम हो, चाहे जो आप कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम देंगे, बहुत सारी कंपटीशन आपको फाइट करनी पड़ेगी अपने लाइफ टाइम में। तो उनके लिए आपको इंग्लिश को एक बेसिक लेवल से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप में जो भी इस ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं और जो मुझे सुन रहे हैं या इस वीडियो के थ्रू देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो वो एक चीज को जरा अच्छे से समझें। हम कई बार क्या होता है, पढ़ने के सीक्वेंस में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि हम नंबर लाने की जंग में तो जीत जाते हैं, लेकिन हमको नॉलेज नहीं होती। और वो नॉलेज नहीं होने के कारण हमको कई जगह बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कई स्टूडेंट 10th क्लास के बाद जब 11th 12th में पढ़ते हैं तो 11th 12th पास आउट कर जाते हैं, वो पास होके चले जाते हैं। लेकिन जब वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो तैयारी तो पूरी कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन वहाँ पेपर पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। अर्थात पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी टिपिकल या टफ हो जाती है कभी कभी कि वो समझने में नहीं आती। तो उसके लिए हमको क्या होता है, बहुत सारे टॉपिकों को समझना होता है, पढ़ना होता है। अभी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये आप जो क्लैट की तैयारी करते हैं या LLB वगैरह, ये जो क्लैट वगैरह की तैयारी आप जो करते हैं, जो 11th 12th में आपको यहाँ पर स्कूल के थ्रू कराई जाएगी। 11th में आपको यहाँ पर बहुत ही साउंड नॉलेज दी जाएगी, सॉलिड नॉलेज, जो आपका फाउंडेशन होता है। क्योंकि मैं भी आपको एक छोटी से एग्जाम्पल के थ्रू आपकी नॉलेज चेक करूंगा, और हालांकि आप मुझे बता नहीं पाओगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज को मिस कर रहे होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, कि ये चीज हमको नहीं आती है। हालांकि मैं आपको एक सिलेबस की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए, एक प्रश्न ऐसा आता है, स्पोर्टिंग एरर्स। जरा इसको समझें अच्छे से। एक स्पोर्टिंग एरर्स, अब इसका मतलब क्या है? स्पॉटिंग मतलब होता है चिन्हित करना, एरर्स यानी गलतियां। यानी कि कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम होती है उसमें एक प्रश्न इसका जरूर आता है। ये प्रश्न लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, स्पॉटिंग एरर्स। और एक प्रश्न टॉपिक ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी सेंटेंस में कोई गलती है उसको सुधारो। और स्पॉटिंग एरर्स मतलब गलतियों को चिन्हित करो। अर्थात ये दोनों प्रश्न एक ही तरीके के हो गए। और इन दोनों प्रश्नों को करने के लिए हमको आर्टिकल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अर्थात एंदा का यूज कहाँ करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। उसका एक दूसरा नाम कॉन्कॉर्ड भी है, मैंने वो लिखा है यहाँ पर क्योंकि वो बड़ा था, इसलिए मैं उसको लिखकर ये नहीं लिख दिया। क्योंकि उसके 3 नाम होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट ऑफ वर्ब। ये तीनों में से कोई भी नाम से बोल सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर अपने आप में 8 टॉपिक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से 8 टॉपिक जो होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है और हमको सीखना होता है। इनकी बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न टॉपिक लग तो ऐसा रहा होगा आपको कि स्पोर्टिंग एरर, अरे यार छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये छोटा प्रश्न नहीं है। किसी भी चीज में आप समझें, किसी भी चीज में आप गलती तभी निकाल सकते हैं जब आपको सही पता हो। 2 और 2 4 होते हैं। अब यदि कोई 5 कहेगा तो आप तुरंत कह देंगे कि गलत है, 4 होंगे भाई। इसी प्रकार आप गलत को तो तभी पहचान पाएंगे जब आपको सही आता हो, और सही तभी आएगा जब आपको अंग्रेजी की सब बेसिक चीजें आ जाए। इसी तरीके से, यानी इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। फिर एक प्रश्न आपके आता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि गद्यांश, जो पैसेज आते हैं वो पैसेज पढ़ना तब तक नहीं आएगा जब तक आपको सिंटैक्स नहीं आते हो। सिंटैक्स SYNTAX, सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर्स,
यानी कि सेंटेंस मेकिंग, यानी कि सेंटेंस बनाना। और सेंटेंस बनाना बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता है। हमारा राजस्थान में आपको यहाँ पर बता दूं, इंग्लिश के मामले में सबसे नीचे है इंडिया में सारे स्टेट्स के अंदर। हम लोगों को बहुत वीक समझा जाता है इंग्लिश के मामले में। सेंटेंस मेकिंग स्टूडेंट्स को नहीं आती, जिस कारण वो समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर आती भी है तो वो केवल एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है। कोई बिरले स्टूडेंट्स होते हैं जो पैसिव कंस्ट्रक्शन समझ पाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिस प्रकार जहां मरीजों का इलाज किया जाता है उस स्थान को कहते हैं हॉस्पिटल। इस प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्न होते हैं। ये अच्छी नॉलेज चाहिए इसके लिए, ये हमको स्टडी करने होते हैं। ये टॉपिक ऐसा होता है जिसको स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, लेकिन ये ऊपर के टॉपिक है, टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाने जो होते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये होते हैं एक पढ़ने का टॉपिक। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और वाक्यांश। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बताया है आपको ऊपर के टॉपिक में। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान आएंगे, चाहे उसमें वर्ब भरने को हो सकती है, चाहे प्रीपोजिशन। क्लोज टेस्ट, ये भी रिक्त स्थान के होते हैं भरने के। यानी कि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, यानी कि ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे जनरल इंग्लिश के, वो ही सब इनमें मदद करते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, जम्बल्ड वर्ड्स पढ़े होंगे या सेंटेंस पढ़े होंगे, अर्थात एरो लगा करके कुछ लिखा होता है, फिर एक डंडा लगा होता है, फिर कुछ लिखा होता है, फिर डंडा लगा होता है। उनमें जो क्रम होता है शब्दों का वो उल्टा पुल्टा होता है, वो एक टॉपिक होता है। यानी इन 8 तरीके के टॉपिक है। इनमें से कुछ टॉपिक तो आपको केवल स्टडी करने होंगे, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन बाकी टॉपिक को समझने के लिए आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और जनरल इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो एक बुक्स है जिसके बुक के थ्रू मैं आपको ये दिखा रहा था, इसको अपन अब रोकते हैं। मैं आपको अब दूसरी चीज की तरफ ले चलता हूं। जैसे अब आप जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको वर्ब की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर ये समझा दूं कि इंग्लिश जो है, जैसे एक जो ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा के 3 पैर होते हैं, यानी 3 पहिए होते हैं, उसको 3 व्हीलर बोलते हैं हम। अब 3 पहिए होते हैं तो पहला, ऐसे इंग्लिश के अंदर भी 3 पहिए होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 3 पैर हैं एक तरीके से। इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो वर्ब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब, यानी इंग्लिश के अंदर वर्ब किसी को आ गई तो उसको 90% अंग्रेजी आ जाती है। ऐसा मेरे कहने का कारण क्या है वो आप समझ लें। जैसे बिना हार्ड, यानी बिना हड्डी के, और बिना मांस के, यानी बिना हार्ड मांस के किसी इंसान की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर के किसी भवन के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना जल बरसे वर्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना भोजन पेट की तृप्ति हो जाए ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार बिना वर्ब के अंग्रेजी में कोई वाक्य नहीं बन सकता। ये पूरे वर्ब के नोट्स हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं आपको बता दूं हमको कितने लेवल पे स्टडी करनी है, बहुत सारी लेवल पे स्टडी करनी है। ये नोट्स तैयार हैं आपके, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक नोट्स हमको ये भी पढ़ने होंगे, इनको भी ठीक से स्टडी करना होगा। इसके पहले उन नोट्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये नोट्स की स्टडी कराऊंगा, जो इस तरीके के नोट्स हैं। ये इंग्लिश कंप्लीट, आप अंग्रेजी बनाने के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आप सेंटेंस बनाना सीखने का पूरा हम चालू करेंगे, और ये लगभग काफी पेजेस का है और ये चलेगा। और इसमें शुरू के टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बाकी के टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे। मैं आज आपको, आप ये नहीं सोचें कि सर आज हमको केवल नोट्स दिखा रहे हैं और लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं कुछ। आज अपना फर्स्ट डे है, आज अपन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैं किस तरीके के थॉट्स के साथ आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ ये आपको समझना होगा। लेकिन इन सबको पढ़ाने से पहले हम वर्ब के नोट्स भी पढ़ेंगे और सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। इन दोनों टॉपिकों को अपन लेके चलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि पूरी इंग्लिश जो है वो वर्ब पे टिकी हुई है, और वर्ब के बिना इंग्लिश की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। जिस प्रकार बिना आटे के रोटी नहीं बनाई जा सकती, जिस प्रकार बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार बिना वर्ब के अंग्रेजी के कोई वाक्य नहीं बन सकता। वर्ब सेंट्रल पार्ट होता है, यानी जो सेंटेंस का जो सूत्र होता है वो होता है SBO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि अभी केवल सुनने में आ रहा है और पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये हमको पढ़ने में मिलेगा, जैसे इस नोट्स में आप देख रहे हो SBO, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे। आज केवल हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें हमको ये देखना है। पहले आप ये समझ लें कि अब आपको कल से जो इसमें जो पढ़ने को मिलेगा वो किस तरीके का रहेगा। तो अभी तो मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे करके
सेटिस्फाई करना चाहूंगा यहाँ पर। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो बच्चा वर्ब जान जाएगा, ये जो वर्ब के नोट्स हैं, या ये जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ऐसे नोट्स आपने अभी तक ही नहीं पढ़े। और ऐसा नहीं है कि नोट्स बुक में नहीं है या कहीं से अलग से जनरेट किए गए यानी कि लाए गए। ये सब किसी ना किसी बुक्स के थ्रू, लेकिन इनको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है और इस तरीके से सेटअप में रखा गया है कि इनको पढ़ने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और नॉलेज जब होने लगेगी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो क्रिकेट खेलता है, जिसको क्रिकेट खेलना आता है, तो उसको तो बड़ा इंटरेस्ट आता है क्रिकेट खेलने में। लेकिन जो खेलना नहीं जानता उसको बिल्कुल इंटरेस्ट खेलने में नहीं आता। जिसका इंटरेस्ट क्रिकेट में उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट रहेगा, जिसका कैरम बोर्ड में उसको कैरम बोर्ड में रहेगा। ये होता है। तो इंटरेस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट जनरेट कराना, इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा करना, ये मेरा वर्क रहेगा। आप देखें, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 90% को अंग्रेजी कवर करता है। इसके अलावा इसी के 2 हिस्से और होते हैं। और पहला होता है, एक हिस्सा होता है वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग। वर्ब के अलावा आपको अंग्रेजी में वोकेबलरी और आनी चाहिए। वोकेबलरी क्या होती है? जैसे सीढ़ी को क्या बोलते हैं, कागज को क्या बोलते हैं, माता को क्या बोलते हैं, पिता को क्या बोलते हैं, सेब को क्या बोलते हैं, जमीन को क्या बोलते हैं, आकाश को क्या बोलते हैं, समोसे को क्या बोलते हैं और पकौड़ी को क्या बोलते हैं, आलू को क्या बोलते हैं और बैंगन को क्या बोलते हैं। ऐसे आपको वर्ड्स मीनिंग्स पता होनी चाहिए। तब आपको ये पता लगने लगेगी तो आप ये समझ जाएंगे। जब आपको समझ में आने लगेगा और आपके सेंटेंस बनने लगे, यानी सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो चाहिए वर्ब, फिर उसके बाद चाहिए वर्ड मीनिंग। और इन दोनों वर्ड मीनिंग और वर्ब का इस्तेमाल आप कर पाएंगे स्ट्रक्चर्स में यानी सेंटेंस में, जिसके नोट्स अभी यहाँ इसके नीचे ही रखे हुए हैं जो अपन पढ़ेंगे। ये फोटोकॉपी में है, जो मैंने स्टूडेंट को पढ़ाए थे उन्हीं की राइटिंग में लिखे हुए हैं। ये आप पढ़ेंगे तो आज आपको इनका बेनिफिट्स मिलेगा। इसके पहले मैं आपको एक जनरल टेस्ट के थ्रू गुजारना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अभी तक आपने 10 तक पढ़ा है, लेकिन आपकी नॉलेज कहां पर मूव कर रही है वो आपको देखना पड़ेगा। आप सभी लोग सेंटेंस बनाना जानते हैं, थोड़ा थोड़ा तो सभी बना पाते होंगे। यदि मैं एक सेंटेंस बोलूं कि राजा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या आप बना पाएंगे? सोचें ऐसा। मैं आपको टाइम देता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, राजा है इसकी अंग्रेजी। और मैं सोच पा रहा हूं कि जैसे आपने सेंटेंस सुना है तो सेंटेंस सुनकर के आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार ये कितना छोटा सेंटेंस है कि राजा है। पर राजा है मतलब इतना छोटा सेंटेंस दिया है सर ने, हमको तो लगा सर शायद हमको चेक कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा सेंटेंस देंगे जिससे हम घबरा जाएं और परेशान हो जाएं। लेकिन सर ने तो केवल इतना सा पूछा है, राजा है। अब राजा है, इतना छोटा सा सेंटेंस हम नहीं बना पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे इज किंग, कुछ बोल रहे होंगे इट इज किंग, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होगा देयर इज ए किंग, देयर इज ए किंग। ये सेंटेंस देयर से बनेगा। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आप नहीं बना पाए, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट आप में से ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे आपका रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है इस ऐप के, इस जिस मीडियम से अपन बात कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ काफी स्टूडेंट इसको नहीं बना पाए होंगे। अब राजा है जैसा छोटा सा सेंटेंस जब नहीं बना पाएंगे तो फिर बड़े बड़े सेंटेंस जो आएंगे, हमारा टारगेट ये तो छोटा सा है, राजा है, हमारा टारगेट तो बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे, बहुत सारे सेंटेंस सीखेंगे, और सेंटेंस बनाना सीखे बिना यदि हम कोई भी चीज पढ़ लें वो बेईमानी होगी। आप इसको ऐसे समझें, यदि कोई बच्चे को ABCD नहीं आती और उसको डायरेक्ट 12th की बुक पढ़ा दी जाए तो वो उसके लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार यदि आप सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे, इसीलिए आपको उसकी बुक्स के अंदर जो लिखा होता है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि छोटे सेंटेंस सीख लेने के बाद बड़े सेंटेंस सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कल मैं आपको जो स्टार्ट करूंगा, आज अपना एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, तो मैं आज आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्लास में, और मैं आज आपको इतना बता दूं कि ये वर्ब के नोट्स हैं, और ये वर्ब के नोट्स अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। वर्ब के नोट्स पूरे पढ़ा देने के बाद मैं आपको ग्रामर की तरफ ले चलूंगा, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, इसको बायलिंगुअल बोलते हैं। बायलिंगुअल मतलब लिंगुअल मतलब भाषा, बाय मतलब डबल, यानी डबल भाषा में लिखा गया है। किताबी तरीके से भी हम
हम पढ़ेंगे जिस तरीके से आप टेंस पढ़ते हैं, आज तक आपने इसी तरीके से टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूअस, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से टेंस पढ़ाऊंगा वो भी एक अलग रहेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, किताबी तरीके से भी जैसे आपने पढ़े हैं, लेकिन वो भी बहुत शॉर्टेस्ट होंगे। और फिर एक तरीका ऐसा भी होगा इसके अंदर, टेंस सीखने का सबसे आसान तरीका ये भी होगा, और ये आपको सबसे आसान लगेगा। इसको पढ़ के आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, आप अंग्रेजी बहुत इजी वे में सीखने लगेंगे। बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर सिंस फोर का यूज भी हम सीखेंगे। एक सिंस फोर एक चैप्टर होता है जिसको आप देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और सिंस फोर के बाद हम बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखेंगे, और बड़े बड़े वाक्य के बाद अभी जो मैंने आपसे पूछा था राजा है, वो सेंटेंस भी आप बनाना सीखेंगे। जैसे राजा है, इस तरीके के वाक्य भी आप बनाना सीखेंगे। जैसे ये रहा, शेर है या राजा है तो देयर इज ए लायन, ऐसे ही देयर इज ए किंग। शेर है, देयर इज ए लायन, राजा है, देयर इज ए किंग। इस तरीके के सेंटेंस आप बनाना सीखेंगे। ये छोटे छोटे दिखते हैं सेंटेंस, देखिए बहुत सारा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं इसके थ्रू। लेकिन चूंकि हम एक बार में महीने भर का नहीं खा सकते, उसी प्रकार एक बार में सारा पढ़ भी नहीं सकते। ये अपना केवल इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक आप जो जानते हैं उससे ज्यादा सीखेंगे। अभी मैं आपसे और भी चीजें पूछ सकता हूँ छोटी छोटी, लेकिन मैं नहीं चाहता। और फिर भी हालांकि अगर आप को इंटरेस्ट तो जाग रहा होगा कि सर पूछें, तो अभी जैसे मैं आपसे कबूतर की स्पेलिंग पूछूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे उलझन में पड़ जाएंगे कि कबूतर की स्पेलिंग क्या होगी। आप सोच रहे होंगे, कुछ हो सकता है ये भी सोच जाएं कबूतर को क्या बोलते हैं यार। कबूतर को बोलते हैं पिजन। अब पिजन की स्पेलिंग आपको आ रही है नहीं आ रही है, ये आप देखें, आप नोट करें। कल जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको पिजन की स्पेलिंग जरूर बताऊंगा। भालू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये आप देखें। शेर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये आप देखें। भालू को और शेर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप ये जानते हैं, लेकिन उसका उच्चारण नहीं जानते। पढ़ने का जो सिद्धांत होता है वो होता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ना तो हम कई बार बहुत सारे बच्चे एक बहुत ब्रॉड लेवल पे देखें तो बहुत सारे बच्चे ना तो ठीक से बोल पाते हैं, ना बहुत से ठीक से पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं। एक आधा पेज भी हमारे इंडियन स्टूडेंट यदि मैं अंग्रेजी बोलूं तो वो ठीक से लिख भी नहीं सकते, क्योंकि वो उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो उसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे। जैसे हम लोग जहां पर खाना खाते हैं उसको सभी बच्चे होटल बोलते हैं, जबकि वो होटल नहीं होता है, वो होता है ओटेल, ओटेल। अब लेकिन अब ये बड़ा टिपिकल हो गया। इसी तरीके से औरत को अंग्रेजी में WOMAN बोलते हैं, इसको सभी बच्चे वुमेन बोलते हैं, वुमैन, जबकि इसका उच्चारण होता है वुमन और इसका बहुवचन होता है विमेन। इसी प्रकार कबूतर की स्पेलिंग भी नहीं बता पाते हैं जल्दी से स्टूडेंट। इसका कारण ये होता है क्योंकि उच्चारण की प्रॉब्लम होती है। भालू को बियर बोलते हैं बच्चे, जबकि बियर की स्पेलिंग तो BEER होगा, जो कि शराब होती है, जबकि भालू को तो बेयर बोलते हैं। और बेयर मतलब सहना भी होता है, ये वर्ब भी होती है, और बेयर यानी भालू भी होता है। ऐसे शेर को बच्चे लॉयन बोलते हैं, जबकि लॉयन यानी लंगोटी होती है जो साधु महाराज धारण करते हैं, जो लंगोट पहनते हैं साधु महाराज, उसको बोलते हैं। शेर को तो लायन बोलते हैं, लायन LION, लायन, लायन यानी शेर। ध्यान से सुने आप, LION, लायन, लायन यानी शेर। और लॉयन की स्पेलिंग होगी LOIN, लॉयन, लॉयन यानी लंगोटी। ये फर्क है। तो मैं चाहूंगा आज अपना इंट्रोडक्शन हुआ, आप रोज इस ऐप के थ्रू इसको स्टडी करें, आपको बड़ा मजा आएगा। कल से हम वर्ब स्टार्ट करेंगे, आपको सारा कुछ लिखा हुआ दिखेगा, और मैं समझ रहा हूँ जितना अच्छा इस प्रिंटेड पेज में दिख रहा है उतने अच्छे से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कीप स्माइलिंग।